गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल के नेक्स्ट पोर्शन जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग मोस्टली सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल में कितने और छोटे छोटे ऑर्गन्स जिन्हें ऑर्गेनेलिज कहा जाता है जो कि सेल के फंक्शन में मदद करते हैं और कैसे मदद करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नंबर गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी क्या होती है? इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये सबसे पहले गोल्गी बॉडी कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई थी। इस कारण से उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया गोल्गी बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेनस सिस्टम रहता है, मतलब कि सेल के अंदर भी, इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन से बना हुआ सिस्टम है। बाउंडेड वेसिकल, जिसमें वेसिकल्स रहते हैं, मतलब कि वेसिकल्स राउंड ऑब्जेक्ट्स टाइप के, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज रहते हैं, ठीक है, इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। देखिए इसको किस तरह से, मतलब कि ये अगर हमारा सिस्टर्न कहा जाए इसको, और ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है, तो ये हमारा गोल्गी बॉडी हो गया जो कि एक दूसरे के पैरेलल सिस्टम्स अरेंज है, और ये ऊपर हो गए हमारे वेसिकल्स। ये वेसिकल्स हो गए और ये सिस्टम्स हो गए, ठीक। ये गोल्गी बॉडी का आपका फिगर हो गया। गोल्गी बॉडी कुछ इसी तरह से पैरेलली अरेंज होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, और जैसे कि हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है कि इसका मोस्टली फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन का। तो आइए गोल्गी बॉडी हमारे सेल के अंदर क्या फंक्शन करते हैं जानने वाली बात यह है कि गोल्गी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी एब्सेंट रहते हैं, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन, गोल्गी बॉडी स्टोर मॉडिफाइज पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंस, यानी सीक्रेट करता है, और जो स्टोर करेगा उसमें चेंजिंग करेगा, और उसके बाद पैक करने के बाद उसको डिस्पैच कर देगा। जो भी जिस सेल से बाहर अगर उसको निकालना है या फिर जिस सेल ऑर्गेनेलिज को उसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो उसको वहां से डिस्पैच करता है, यानी सीक्रेट करता है। अगला है दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जो मोस्टली बायोलॉजिकली वो लाइसोसोम सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सैक लाइक स्ट्रक्चर ये होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं, और इनका जो सिक्रीशन होता है, इनका फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्गी बॉडी के थ्रू ही होता है। ये जो वेसिकल्स है यही एट लास्ट लाइसोसोम्स के अंदर डेवलप होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा हो गया फॉर्म्स सेल प्लेट। जब सेल डिवीजन होता है, जब भी कभी सेल डिवाइड होता है तो सेल प्लेट बनाने में ये मदद करते हैं। दे फॉर्म सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ओके। सेकेंड नंबर हम चलते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, मतलब ये तो पहली बात ये कि ये कंप्लीट होते हैं, मतलब कि इसमें बीच में वैक्यूल वगैरह नहीं होता है, इतने ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ये, और सॉलिड होते हैं, प्योर सॉलिड, मतलब कि अंदर उनका खाली स्पेस नहीं होता है। राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, डेंस मतलब कि अंदर से भी, मतलब कि भरा हुआ, एंड राउंड बॉडीज इंटरस्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। पिछले बार जब हम सेल पढ़ा रहे थे उस सेल में दिखाए थे किस तरह से राइबोसोम साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरे रहते हैं, और अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा सेल न्यूक्लियाई के अगल बगल रहता है उससे अटैच रहते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या से बने होते हैं? आरएनए से, राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर और प्रोटीन, दोनों से मिला के, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मिलाकर इसे मतलब कि राइबोसोम्स फॉर्म होते हैं। इनका एक ही फंक्शन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, मतलब कि डाइजेस्ट करके यूज करने, यूटिलाइज करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल रॉड शेप, ये रॉड शेप्ड होते हैं, यानी कि रॉड्स होते हैं ना, अभी हम लोग 8th क्लास में बैक्टीरिया पढ़ाए थे, तो रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको बैसिलस बोलते हैं, तो उसी तरह से रॉड शेप ये होते हैं,
ठीक है। ऑर्गेनेली इट इज डबल मेम्ब्रेन, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन नहीं डबल मेम्ब्रेन ये होते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनका होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन ये पोरस होता है, मतलब कि इससे सब्सटेंस आर पार जा सकते हैं, ठीक है, इनमें छेद बना होता है। Whereas inner membrane is projected into finger like projection, मतलब कि जो इनर स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक, हमारा फिंगर कैसे है, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, मतलब इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाएगा, क्रिस्टी। और जो बाकी खाली स्पेस जिसमें कि मैट्रिक्स भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, मतलब कि इसमें लिक्विड विस्कस भरा रहेगा, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके फंक्शन के बारे में, ओके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन करते हैं सेल के अंदर, इनके फंक्शन के बारे में जानते हैं अब हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस क्या होता है, जैसे कि पावर हाउस जहाँ पे भी थर्मल पावर हाउस हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस हो, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं या फिर पावर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे एक पावर हाउस क्यों कहा जाता है। इसके तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट, दे वर्क एज रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। सेल के रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेली के रूप में ये काम करते हैं, यानी कि सेल में एयर सर्कुलेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। दूसरा नंबर, the energy required for various chemical activities needed for life are released by mitochondria। अब रेस्पिरेशन हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े हैं कि हम लोग रेस्पायर करते हैं तो एयर अंदर जाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, सेल्स के अंदर मतलब की एक्टिविटी होती है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडोल्सिन ट्राइफॉस्फेट। एडोल्सिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये एनर्जी रिलीज करता है। इसके अलावा दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, और ये अपने इस कारण से अपना प्रोटीन ये खुद से सिंथेसिस कर पाते हैं, बहुत कम अमाउंट में कर पाते हैं, पर ये अपना प्रोटीन कुछ खुद से बनाते हैं। फोर्थ नंबर पे हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेली के बारे में चलते हैं। दे आर सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोसोम बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और ये सेल न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम्स ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। यूकैरियोटिक टाइप के एनिमल सेल में ही बस पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनके आसपास कोई मेम्ब्रेन का बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स, इसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं। ये क्या है, ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स है। कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये हॉलो यानी खाली, अंदर से खाली होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अरेंज्ड एट राइट एंगल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे अरेंज है, ठीक है, राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। क्या फंक्शन करते हैं ये सेंट्रियोल्स? हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सेल के डिवीजन होने में, यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन यानी कि एक से ज्यादा सेल्स को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड होगा तभी ना मल्टीप्लाई करेगा, मैच्योर होने के बाद सेल डिवाइड होता है और इसमें मदद करता है सेंट्रियोल। दे हेल्प इन सेल डिवीजन एंड आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होता है, हम लोग पैरामीशियम के बारे में पढ़ चुके हैं। पैरामीशियम चप्पल साइज का शेप का एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये पैरामीशियम हो गया हमारा, और पैरामीशियम के चारों तरफ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलिया बोलते हैं। और इसके बाद बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया मूव करता है, फ्लैजिला की पूंछ की तरह एक स्ट्रक्चर उसमें अटैच रहता है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, तो ये बैक्टीरिया को मदद करता है फ्लैजिला। और ये हो गया हमारा सीलिया, वो हो गया हमारा फ्लैजिला, दोनों को बनाने में मदद करता है कौन, सेंट्रियोल, ओके। अब आज का लास्ट टॉपिक अब डिस्कस करेंगे जो कि प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं इनके बारे में चलिए जानते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लास्टिड्स
मोस्टली प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, कुछ प्लांट सेल में नहीं भी पाए जाते हैं, पर एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दे आर यूजुअली स्फेरिकल इन शेप या फिर डिस्पोडल भी हो सकते हैं। ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, दे आर डबल मेम्ब्रेन। ये हमारा फिगर है प्लास्टिड्स का, मैं इसके बारे में बता रहा हूं आपको। ये प्लास्टिड्स में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ये भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है, इसके बाद इनके ऊपर प्लेट्स टाइप के अरेंज रहते हैं और एक दूसरे से यह प्लेट्स अटैच्ड रहते हैं। इन प्लेट्स को हम बोलते हैं ग्रेना। जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, ग्रेना में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, स्टोरमा में। ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है ये है स्टोरमा। अब देखिए इनका फंक्शन के मुताबिक मैं बताता हूँ ग्रेना और स्टोरमा क्या है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। हम लोग 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में फूड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जब लाइट को ये अटैक करते हैं, ट्रैप करते हैं लीव्स के अंदर, तो ये जो लाइट रिएक्शन होता है फूड बनाने के दौरान, वो लाइट वाला रिएक्शन जो होगा ग्रेना में होगा और डार्क वाला रिएक्शन जो होगा वो स्टोरमा में होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो नाम से याद रखिएगा, क्लोरो ये है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सेकेंड नंबर है क्रोमो, कलरफुल। दे आर कलरफुल प्लास्टिड्स, दे प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं और इन्हीं की वजह से जो भी डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं अलग अलग कलर के, ग्रीन के अलावा बाकी सारा कलर्स उनमें होता है। ठीक है, लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्रोमोप्लास्ट में सारा कलर आ जाएगा, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, सब ग्रीन के अलावा। ठीक है, तो दे प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। डिफरेंट कलर के फ्रूट्स और फ्लावर्स जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। थर्ड नंबर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। इनका कलर जो होता है कलरलेस होता है, किसी कलर के नहीं होते हैं। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये अलग अलग तरह के सब्सटेंस जो फूड मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं उनको स्टोर करने में मदद करते हैं। ठीक है, लाइक स्टार्च, वेरियस सब्सटेंस में क्या क्या जाएंगे, स्टार्च आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएगा और फैट्स, ये सभी को स्टोर करने में मदद करते हैं। आज का टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म होता है। अगर कहीं भी किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।